जी सब लोग ऑनलाइन हो जाए, ग्रुप में इन्फॉर्म करो। हाँ जी, कितने लोग ऑनलाइन हैं? जी आयशा कैसी हो? वालेकुम सलाम। और कौन कौन है? हाँ जी बिना कलर कौन है ऑनलाइन है? ग्रुप में आयशा मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। चलो स्टार्ट हो गया। अच्छा, हमने कल पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेयरिंग एज में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए। ठीक है। हाँ जी मुनज़्ज़ा कैसी हो? ABC हमने देखा था, इम्पोर्टेंस हमने गुड न्यूट्रिशन की देखी थी। ठीक है जी मारिया। इसके अलावा न्यूट्रिशन नीड्स हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा था क्या होती हैं। फिर हमने देखा था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वेट गेन कितना होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हमने देखा था। ठीक है। और इसके अलावा हमने कैल्शियम देखा था कितना रिक्वायर्ड होता है, और हमने आयरन देखा था फीटल ग्रोथ के लिए, फॉलिक एसिड हमने देखा था। अदर कंसिडरेशन में हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा था। ठीक है, हम यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी खुश नसीबा कैसी हो?
कैल्शियम रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फीटल बोन के लिए, टीथ डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बेबी की। ग्रोथ में क्या होता है, बेसिकली मसल नहीं बढ़ते, बोन्स ग्रो करती हैं तो बेबी जो है वो साइज में बढ़ता है। तो बोन्स को ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो क्या है, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट। कैल्शियम जो है लो बर्थ वेट के चांसेस को भी कम डिक्रीज कर देता है, और जो मैटरनल हाइपरटेंशन है वो भी कम हो जाती है, और प्री एक्लेम्प्सिया भी कम हो जाता है। ठीक है। हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन। कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है मसल कंट्रैक्शन में। ठीक है। और हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। क्या है कि कैल्शियम हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। इसके अलावा रूटीन की जो डेली एक्टिविटी हैं उनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम जो 1 ग्राम चाहिए होता है। आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना है? फिटल ग्रोथ के लिए चाहिए आयरन। प्रेगनेंसी में इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इन मदर। ठीक है। आयरन जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो मदर के अंदर जो है वो इंक्रीज कर देता है जब हम फॉलिक एसिड लेते हैं, और फीटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बिल्डिंग आयरन स्टोर्स इन फीटल लीवर। जो बिल्डिंग आयरन है जो स्टोर होता है फीटल लीवर के अंदर। और इसके अलावा जो रूटीन डेली की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए 3 ग्राम पर डे चाहिए हमें आयरन। फॉलिक एसिड जो है वो 400 माइक्रोग्राम्स में चाहिए डेली। और ये क्यों ज़रूरी होता है? ये मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। दूसरा, ये जो फीटल न्यूरल डिफेक्ट्स होते हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है, और बर्थ वेट को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए मदर को फॉलिक एसिड लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है मदर का। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो 600 माइक्रोग्राम तक लेते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती हैं वो 500 माइक्रोग्राम डेली लेती हैं। ठीक है। रूटीन की इनकी डोज है। अदर जो कंसीडरेशन है उनमें हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब बेसिकली हमने देख लिया है कि प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। अब इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो और चीज़ों को जो कंसीडर करना ज़रूरी है वो है अवॉइड कैफीन। कैफीन नहीं लेनी। ठीक है। क्यों? क्योंकि एज इट क्रॉसिस प्लेसेंटा, कैफीन जो है वो प्लेसेंटा से पास आउट होती है और एंटर्स फीटल ब्लड सर्कुलेशन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है, और हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगा मदर का, ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट आएगा तो प्रीमेच्योर डिलीवरी उससे हो सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ गया। स्मोकिंग से अवॉइड करना है। स्मोकिंग से अवॉइड करना है क्योंकि वो प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी स्मोकिंग करवाती है, जैसे कि प्लेसेंटा डिटैच हो सकता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकती है, प्लेसेंटा एरोजन्स हो सकती हैं, और प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह होने के चांसेस हैं। स्मोकिंग से अवॉइड करना है। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आयशा ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो। 40-50 में से सिर्फ 9 लोग क्लास ले रहे हैं, और ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है, इसको हल्के में ना लो। अवॉइड अल्कोहल एज इट कॉजेज लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन और मेंटल रिटार्डेशन। अल्कोहल से अवॉइड करना है क्योंकि ये क्या करता है, लो बर्थ वेट करवाता है अगर मदर अल्कोहल लेती है तो, और इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन भी कराता है और मेंटल रिटार्डेशन भी कराता है, तो अल्कोहल से अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है? मदर नीड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू बेबीज। न्यूट्रिशनल नीड्स, मदर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है ताकि जो बेबी की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। अगर इनएडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन होगी तो उसका इफेक्ट आएगा नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बेबी पे और अल्टीमेटली मदर हरसेल्फ। ठीक है। तो इनएडिक्वेट जो मैटरनल न्यूट्रिशन है उससे अवॉइड करना है, प्रॉपर एडिक्वेट न्यूट्रिशन लें ताकि
जो ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो ना आए बेबी और अल्टीमेटली मदर हर सेल्फ दोनों के ऊपर, दोनों की डाइट अच्छी, दोनों की ग्रोथ अच्छी हो, दोनों की डेवलपमेंट अच्छी हो, मदर भी अच्छी रहे, मदर भी किसी किस्म की लैकिंग में ना जाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं मदर में, उसके लिए मदर जो है वो लॉन्ग टर्म जब तक जिंदा है तब तक वो उससे सफ़र करती रहती है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। ड्यूरिंग लैक्टेशन भी हो सकती हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोटीन नीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन लैक्टेशन, एज मदर्स मिल्क कंटेन 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ml। ठीक है, अब लैक्टेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, प्रोटीन की नीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन लैक्टेशन मदर, क्योंकि जो माँ है उसके दूध में 1.5 ग्राम तक प्रोटीन होती है 100 ml में। अब आप देखो कि इतनी ज़्यादा प्रोटीन जो है वो अगर बेबी रूटीन में, अगर बेबी डेली जो है वो 100 ml हर 2 आवर्स के बाद पी रहा है तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, और जितनी प्रोटीन वो ले रही है, जितनी प्रोटीन वो मिल्क में दे रही है, उतनी रिप्लेस, उससे डबल रिप्लेस करना भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन 75 ग्राम पर डे जो है वो रिक्वायर्ड है। अब देखो फर्स्ट 6 मंथ में 75 ग्राम लेना ज़रूरी है, बेबी को 1.15 ग्राम दे रही है, ठीक है, लेकिन अब कितनी लेनी ज़रूरी है? 75, डबल अमाउंट में लेगी तो ही बेबी को फीड करवा सकेगी फर्स्ट 6 मंथ तक। ड्यूरिंग 6 to 12 months of lactation 65 ग्राम पर डे इज रिक्वायर्ड। अब पहले तो चल रहा था सारा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ें लेनी है, अब बात आ रही है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन, अब जो मदर फीड करवा रही है तब कैल्शियम वगैरह किस तरह से लेनी है। कैल्शियम कितना चाहिए? एडिशनल कैल्शियम रिक्वायर्ड है फॉर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन एज 30 to 40 मिलीग्राम जो है वो पर 100 ml चाहिए होता है इस फीडेड पर डे। अब देखो पर 100 ml जो है ना वो 30 to 40 मिलीग्राम जो है वो यूज हो रहा है कैल्शियम, और आयरन जो है वो आयरन इनटेक जो है वो शुड बी इंक्रीज टू 30 मिलीग्राम पर डे टू मेक अप द आयरन स्प्लिटेड मिल्क। ठीक है, आयरन इनटेक जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि जब बेबी जो फीड ले रहा है वो आयरन स्प्लिटेड मिल्क होना चाहिए, नॉट उसमें 1 mg जो है 1 मिलीग्राम आयरन पर डे होना चाहिए इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। एक तरफ से 3 to 30 जो 30 मिलीग्राम जो है वो 30 mg तो डेली वैसे भी स्क्रीट हो ही रहा है, कैल्शियम आयरन जो है वो डेली वैसे भी वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन आप ये देख लो कि 1 mg जो है वो भी डेली आयरन जो है वो वेस्ट होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डेज, तो इन चीज़ों को भी सामने रखना है। ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या है कि विटामिन ए 950 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, इसमें क्या है ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिच इन विटामिन ए है।
अच्छा, विटामिन ए जो है वो 950 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिच होता है विटामिन ए में। अबाउट 350 माइक्रोग्राम जो है वो पर डे ऑफ विटामिन ए इज क्रिएटेड इन मदर्स मिल्क। 950 जो है वो माइक्रोग्राम डेली जो है ना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, पर डे। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो रिच तो है, लेकिन इसमें अबाउट 350 माइक्रोग्राम पर डे जो है वो यूज हो जाता है बॉडी के अंदर से, और उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। डाइट प्लान में क्या है, फूड है, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन में कितना लेना है, मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, स्किम्ड मिल्क और बटर मिल्क जो है ये आप 3 to 4 कप्स आप ले सकते हो प्रेगनेंसी में, और लैक्टेशन में 4 to 5 कप्स ले सकते हो। मीट है, मीट में क्या है, लीन मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, 2 सर्विंग्स है, 2.5 सर्विंग्स है। एग्स 1 to 2 चाहिए प्रेगनेंसी में, और 1 to 2 सर्विंग्स चाहिए लैक्टेशन में। वेजिटेबल्स डार्क ग्रीन की और जो डीप येलो हैं ये 1 सर्विंग हो, और लैक्टेशन में 1 to 2 सर्विंग हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं वो वेजिटेबल्स में जा रहे हैं, प्लस आयरन भी। विटामिन सी रिच फूड्स जो हैं वो गुड सोर्स होना चाहिए, जो इसके अलावा फेयर सोर्स है, दोनों लेने चाहिए। अदर वेजिटेबल फ्रूट्स और जूसेस जो है वो 4 to 6 सर्विंग होनी चाहिए दोनों डेज में, दोनों टाइमिंग में। लैक्टेशन प्लस जो है वो इसमें प्रेगनेंसी में इसके अलावा जो ब्रेड और सीरियल्स हैं ये 10 सर्विंग्स होनी चाहिए, और जो बटर और फोर्टिफाइड मार्जरीन है ये मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, दोनों चीज़ें। न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या आएगा कि एनर्जी किलो कैलोरीज के हिसाब से 2100 है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसकी 2400 है, और जो इंक्रीज हो जाती है वो 300 है। प्रोटीन जो है वो 44, नॉन प्रेग्नेंट की है, जो प्रेग्नेंट है उसकी 74 है, और जो अमाउंट इंक्रीज करनी है वो 30 है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट जो है वो जो इंक्रीज करने हैं उनकी ये क्वांटिटी रखनी है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री अगर हम लें तो उसमें पोस्ट फास्ट मेडिकल हिस्ट्री में वेट गेन इन प्रेगनेंसी, करंट डाइटरी इनटेक पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है, विटामिन, मिनरल्स और हर्बल इनटेक को ऑब्जर्व किया जाता है, कैफीन और अदर फ्लूइड्स देखे जाते हैं, नोजिया और वॉमिटिंग और हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन ये सारी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में आ जाता है, उनको असेस किया जाता है। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो लो प्री प्रेगनेंसी वेट और लो मैटरनल वेट गेन रिस्क फैक्टर्स हो, ठीक है। जैसे कि अगर जो प्री प्रेगनेंसी वेट चल रहा है, अब जो लो प्री प्रेगनेंसी जो वेट है वो लो है, या मैटरनल वेट अगर गेन है, अगर लो मैटरनल वेट गेन है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद मदर जो है वो बहुत आहिस्ता से वेट गेन कर रही है, या शादी से या फिर प्रेगनेंसी से पहले ही उसका बहुत कम वेट है, तो ये रिस्क पे है किस चीज़ के, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर मदर वेट नहीं बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि बेबी ग्रो नहीं कर रहा। लो बट ग्रो नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि कैल्शियम की कमी है, क्योंकि ग्रोथ करवाता है ना कैल्शियम, आयरन की कमी है। लो बर्थ वेट बेबी है, स्मोकिंग कर सकता, हो सके मदर स्मोकिंग करती हो, या स्मोक करती हो, या सेकंड हैंड स्मोक करती हो, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि मदर जो है वो अल्कोहल लेती हो, ये भी हो सकता है। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पेरीनेटल डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि बिफोर टाइम डेथ्स हो सकती हैं। नीड टू असेस करने की ज़रूरत है किस चीज़ को, प्री प्रेगनेंसी वेट को। अब हमने इस चीज़ में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हमने इस चीज़ को क्या असेस करना है,
ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में ग्रेविडा पैरिटी अबॉर्शन का भी पूछते हैं। हाँ जी बिल्कुल पूछते हैं, वो आगे आएगा। अब नीड्स टू असेस करने की क्या ज़रूरत है, प्री प्रेगनेंसी वेट कैसा था, करंट वेट क्या है, बीएमआई दोनों में देखेंगे, ग्रेविडा अबॉर्शन हिस्ट्री हम भी बिल्कुल ये भी पूछते हैं, वेट गेन फ्रॉम द प्रीवियस विजिट भी हम पूछेंगे कितना हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें असेस की जाती हैं, हम ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में कहते हैं। रिकमेंडेड वेट गेन, अब बेसिकली ऑब्स्टेटिक अभी चल रही है क्योंकि डाइट की बात, इस वक्त हमारा डाइट से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि वेट गेन की बात हो रही है, ठीक है, और ग्रोथ की बात हो रही है, तो ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो इस पे है, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेड वेट गेन क्या होता है, अंडर वेट जो होंगे जिनका बीएमआई लेस देन 18.5 है, वेट गेन वो करेंगे केजीज में 12 to 18 करेंगे और पाउंड में 28 to 14। नॉर्मल वेट गेन जो है वो 19 to 24 बीएमआई जिनका है 11 to 15 करेंगे, और जो ओवर वेट बीएमआई होगा वो क्या होगा 25 to 29 करेंगे 6 to 11 में, ठीक है। और ओबीज जो हैं वो 30 मोर देन जिनका 30 होगा उनको 6.8 करना है वेट गेन, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन सबका वेट गेन जो है वो अकॉर्डिंग टू बीएमआई है। और इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर मदर इस वेट की जो रेशियो है जो सेट स्टैंडर्ड है, अगर इससे कम वेट गेन करती है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा करती है तो भी प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। नोजिया वॉमिटिंग या स्ट्रेटजी है फॉर मैनेजिंग मॉर्निंग सिकनेस, ईट स्मॉल लो फैट मील्स एंड स्नैक्स, कंसर्न्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, नोजिया वॉमिटिंग में क्या है, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, मॉर्निंग सिकनेस को इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा कैसे, स्मॉल मील लें, लो फैट मील्स लें और स्नैक्स लें, ड्रिंक फ्लूइड्स बिटवीन मील्स, अवॉइड कैफीन, लिमिट स्पाइस एंड हाई फैट फूड्स, अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, टेक अ वॉक आफ्टर मील्स, वेयर लूज फिटिंग क्लोथ्स, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे नोजिया वॉमिटिंग और प्रेशर कम फील होगा स्टमक पे। कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज फ्लूइड एंड फाइबर्स इनटेक टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अभी ओवरऑल डाइट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अभी हम उस पर फोकस रखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ए पैथोलॉजिकल कंडीशन है इन विच ऑक्सीजन अब क्या है, एपैथोलॉजिकल कंडीशन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज इज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आरबीसीज हैं उनकी वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम हो गई है, इनसफिशिएंट हो गई है, जिसकी वजह से वो बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, WHO रिकमेंड करता है HB परसेंटेज ए शुड नॉट फॉल बिलो 11 ग्राम पर डे डेली लिविंग में, ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। WHO कहता है कि HB परसेंटेज जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए 11 से, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सिजेरियन जो है वो भी 9 के ऊपर भी सिजेरियन हो रहा था स्टैंड बाय करके, ठीक है। तो लेकिन जो WHO की रिकमेंडेशन है वो कहता है कि 11 से कम के ऊपर 11 से कम नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। CDC कहता है रेफर्स टू द वैल्यू 10.5 ग्राम पर जो है वो डेसीलीटर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में उन्होंने जो सब ससेप्टेबल पॉपुलेशन कही है वो क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है हु हैव नॉट बीन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, वो प्रेग्नेंट वुमेन जो कि आयरन नहीं ले रही, ठीक है, वो ससेप्टेबल हैं। इन्फेंट और चिल्ड्रन हैं, मैंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं, टीन्स हैं और लो इनकम वुमेन हैं, ये सब क्या हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के रिस्क में हैं, ठीक है। लो इनकम वुमेन कैसे होंगी जी, आयरन डेफिशिएंसी किस वजह से होगा,
کیا رسک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، رسک پہ کیوں ہے؟ انکم لو کی وجہ سے ڈائٹ ٹھیک سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے میمونہ، ٹھیک ہے. ریسورسز کم ہوں گے، ڈائٹ پیسے نہیں ہوں گے، لو انکم ہوگی تو ڈائٹ اچھی نہیں لے پائیں گے، تو اس سے آئرن کی ڈیفیشنسی رہے گی. ٹھیک ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں ویکنس ہوگا، فٹیگ ہوگی، پور ورک پرفارمنس رہے گی، چینجز ان بیہیویئر آ جائے گا. فزیکل سائنس اس میں انکلوڈ ہیں پیلر، فٹیگ، کولڈنس اینڈ پیرستھیزیا، یعنی کہ سینس آف ٹنگلنگ، برننگ اور نمنس رہے گی. ٹھیک ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے. دوسرا کس کی ہوگی؟ ایکسٹریمیٹیز کی ہوگی. پھر اس کے بعد ہے گریٹر سسیپٹیبلٹی ہوگی کس چیز کی؟ انفیکشن کی. کبھی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہے اگر آئرن کم ہوگا تو امیونٹی بھی کم ہوگی. انفینٹس اینڈ ینگ چلڈرن ود آئرن ڈیفیشنسی میں ہیو لو آئی کیو لیول. جن میں ایچ بی کم ہوگا ان کا آئی کیو لیول بھی کم ہوگا. پور کوگنیٹو اور موٹر ڈیولپمنٹ ہوگی، لرننگ پور ہوگی اور بیہیویئر پرابلمز آئیں گی. ٹھیک ہے. آئرن ٹریٹمنٹ جو ریکمنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ آئرن رچ فوڈس لینے ہیں. میٹ ہے، فش ہے، پولٹری ہے، ایگز ہیں، آرگن میٹس ہیں، پیز ہیں، بینز ہیں، ڈرائڈ فروٹس ہیں، ہول گرین ہیں، سیریلز ہیں، ان کے لیے لیے جاتے ہیں. میٹ جو ہے وہ ریڈ میٹ ہوتا ہے، وائٹ میٹ اس لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. فش ہے، پولٹری ہے، ایگز ہیں. ٹھیک ہے. آرگن میٹس ہیں، آرگن میٹ جیسے کہ کلیجی وغیرہ ہیں، لوگ لیتے ہیں. پیز ہیں اور بینز ہیں جن میں آئرن زیادہ ہوتا ہے وہ لیے جاتے ہیں. ڈرائی فروٹ میں آئرن ہے اور ہول گرین اور سیریلس. بیہیویئر پرابلم میں کیا آئے گا؟ ویکنیس اور فٹیگ ہے، پور ہے، ورک پرفارمنس ہے، چینجز ان بیہیویئر آئے گا. چینجز ان بیہیویئر اور کہاں پہ آئے بیہیویئر پرابلم انفینٹ کے اندر یہ آئے گی کہ دیکھو چیزیں جو ہے نا وہ پیرلل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. وہ کیسے؟ کہ جس بچے کا آئی کیو لیول کم ہے، جس کی پور کوگنیشن ہے، جس کی موٹر ڈیولپمنٹ بھی پور ہے، یعنی کہ اب آپ نے وہ والی آپ نے ایڈ دیکھی ہوگی جو جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دن تھکا تھکا رہتا ہے بچہ. آپ نے دیکھا ہوگا نا جس کے بچے کا آئرن کم ہوتا ہے، نیڈو کی مشہوری آتی ہے، یہ تھکا رہتا ہے، یہ بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. اور جس کو سارا وقت تھکاوٹ رہتی ہے، ماں بھی اس کو سارا دن ڈانٹے گی، اٹھ کے فلانا کام کرو، پڑھو، بھاگو دوڑو، کھیلا کودا کرو، وہ بچہ چڑچڑا رہتا ہے. جس کی پارٹیسپیشن اچھی نہیں ہوگی، جس کی پور کوگنیشن ہوگی، کوگنیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پرسیپشنز کیا ہیں چیزوں کو لے کے، اس کی لرننگ کیا ہے، اس کی چیزوں کو لے کے ایکسیپٹنس کیا ہے، گیم میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتا ہے، پڑھتا کیسا ہے. ٹھیک ہے. اس کی باڈی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، اس کے موٹر فنکشن کیسے ہیں، یعنی کہ کھیل کود کتنا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور آئی کیو جس کا لو ہے، جس بچے کے لیول پہ انفینٹ اور ینگ چلڈرن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 10-12 سال کے 8 سال کے بچے کی بات ہو رہی ہے جو اس ایج میں بھاگتا دوڑتا ہے. اگر وہ نہیں بھاگتا دوڑتا تو وہ اس کا جب وہ پارٹیسپیٹیو ہی نہیں ہے
تو اس کا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہوگا، وہ ڈپریسڈ ہوگا، چڑچڑا ہوگا، اریٹیبل رہے گا، اور کیونکہ وہ باقیوں سے الگ ہے تو اس کا موڈ بھی چینج ہی رہے گا. بیہیویئر پرابلم اس کو یہ آئیں گے، ایک تو مینٹلی افیکٹ، سائیکی اس کی چینج ہوگی، ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، مینٹل افیکٹ بھی آ سکتا ہے چیزوں پہ. دوسرا اس کی ویسے بھی پارٹیسپیشن کی وجہ سے بھی اس کا انٹریکشن بھی پور ہوگا، لوگوں کے ساتھ سوشلی آئسولیٹڈ ہوگا اور اریٹیبل رہے گا، فرسٹریٹڈ رہے گا، غصے میں رہے گا، اگریسو رہے گا، اس طرح کا ہو سکتا ہے. اور دوسرا مینٹل النیس بھی کافی ساری کاز کرتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے، چکر چکر آنا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں بچوں میں. اور ڈرائی فروٹ ہو گیا اور سیریلس وغیرہ ہو گئے. پریویلنس آف انیمیا ان پریگنینسی، پریویلنس کیا ہے پاکستان کے اندر، اس کا پریویلنس بہت زیادہ ہے پریگنینسی میں انیمیا کا. کیا ہے دا پریویلنس آف انیمیا ان پاکستان؟ 56% جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ انیمیا کا شکار ہیں پاکستان میں. یہ لیٹسٹ اسٹڈی ہے. فیکٹر جو ہیں کیا ہے، ڈائٹری اور سوشو اکنامک فیکٹر ہیں، کیونکہ پاورٹی بہت ہے تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنا کماتے ہیں اتنا بچے پال لیں یا پھر ماں کھا لے. ٹھیک ہے، لائکس اور ڈس لائکس ان فوڈ بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ پیکا ٹی کنزپشن اور لو انٹیک آف ایگز اور ریڈ میٹ آر ایسوسیٹڈ ود دا انیمیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انیمیا کی کاز بنتی ہیں. چائے ہم لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں جو ایج بھی کم کرواتی ہے. انٹیک آف ایگز، پولٹری بہت کم ہے. ریڈ میٹ کم کھایا جاتا ہے. جتنی آگ لگی ہوئی ہے نا مٹن اور بیف کو، تو لوگ مشکل سے صرف چکن ہی کھا لیتے ہیں، وہی بڑا ہے. اور چکن کھا کے بھی زندگی آزاد ہی کر رہے ہیں، کیونکہ چکن جو ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. ریکمنڈیشن میں کیا ہے، ویمن آف چائلڈ بیئرنگ ایج شوڈ بی provided nutritional education regarding food sources of iron, especially prior to becoming pregnant, and taught how food choices can either enhance or interfere with iron absorption. ٹھیک ہے، اب اس سب کے لیے ریکمنڈیشن کیا ہے کہ ویمن آف چائلڈ بیئرنگ ایج جو ہیں ان کو نیوٹریشنل ایجوکیشن دینی چاہیے ریگارڈنگ فوڈ اینڈ سورسز آف آئرن پہ، اسپیشلی پرائر ٹو بیکمنگ پریگننٹ. اسپیشلی جو چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہیں، جیسے کہ آپ لوگ ہوں جو ان میرڈ ہو، آپ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہوں، آپ کو ابھی سے ہی ملٹی وائٹامن آئرن، وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ وغیرہ لینا چاہیے. آپ کا آئرن جو ہے سورس آف آئرن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. پرائر ٹو بیکمنگ پریگننٹ آپ کو اچھی ڈائٹ لینی چاہیے. آئرن، کیلشیم، وائٹامنس اپنے پورے کرنے چاہیے. اور آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں فیمیلس کو ہاؤ فوڈ چوائسیز کین آئدر انہانس، کہ کس طرح ہماری جو فوڈ کی چوائس ہے وہ انہانس کرتی ہے اور انٹرفیئر کرتی ہے آئرن ایبزارپشن میں. آپ کس طرح کی ڈائٹ لیتے ہو جو کہ آئرن کو ایبزارب ہونے دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی؟ کیسی ڈائٹس ہیں، کیا ڈائٹ لیتے ہو جو کہ ہمیں ساری چیزوں میں ڈسٹرب کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اور ایز اے فیمیل آپ کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے مسٹ. جی، کون سی ڈائٹس ہیں جو کہ آئرن کی ایبزارپشن نہیں ہونے دیتی؟ ایسی کیا ڈائٹ ہے ہماری ڈیلی کی؟ ہاں جی، جی بتائیں. ہاں جی، ماریہ، عائشہ، میمونہ، خوش نصیبہ. کیا ہماری ایسی ڈائٹ ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے؟ جنک فوڈس ہیں، ٹھیک ہے، گڈ. اور ٹی کنزپشن ہے، ہاں جی سندس، ٹھیک ہے. فاسٹ فوڈ ہے، شائستہ، ٹھیک ہے، شاہدہ. اور اینی تھنگ ایلس؟
جی اور جی کچھ اور کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ جی فوزیہ ماریہ کچھ اور؟ یہ لیکچر ہمارا یہیں پہ اینڈ ہو گیا. کچھ آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو، اٹینڈنس لگوا لو سب.
ہاں جی، کسی کی اٹینڈنس ویسے نہیں گئی؟ وزیر آ گئی تھی.